नमस्कार। आज हम चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 6 जयपुर से पत्र के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बातचीत के लिए, आपको घूमना कैसा लगता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको बताना है कि आपको घूमना जो है वो कैसा लगता है। उत्तर है, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे नई जगहों, संस्कृतियों और लोगों को जानने का अवसर मिलता है। अधिकतर सभी को घूमना जो है पसंद होता है, खासकर बच्चों को। तो आपको भी घूमना कैसा लगता है वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहां बाहर से लोग घूमने आते हैं तो उसके विषय में बताइए, यानी कि उसके बारे में बताइए। तो आप लिख सकते हैं कि मेरे आसपास एक प्रसिद्ध स्थान है राजा जी नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे अगर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर बाहर से लोग घूमने आते हैं, आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं। पर्यटक यानी कि टूरिस्ट। फिर अगला प्रश्न है, अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? कि अगर आपको किसी स्थान पर या किसी जगह पर जाने का अवसर यानी मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और कारण भी बताना है कि आप उस जगह क्यों जाना चाहते हैं। तो उत्तर है, मैं कश्मीर जाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ की बर्फबारी, झीलें और सुंदरता बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया हो तो उसके विषय में बताइए। तो उत्तर है, पिछले साल मेरे माता-पिता शिमला घूमने गए थे। उन्होंने बर्फ, पहाड़ और सुंदर मंदिरों के बारे में बताया कि पिछले वर्ष यानी पिछले साल मेरे माता-पिता कहाँ गए घूमने? शिमला गए और शिमला में उन्होंने बर्फ देखी, वहाँ के सुंदर-सुंदर पहाड़, सुंदर मंदिर देखे और उसी के बारे में उन्होंने जानकारी दी। अब अगला प्रश्न है समझ की बात। नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्प के आगे ये वाला चिन्ह आपको बनाना है, ठीक है, यानी कि स्माइली का चिन्ह। ठीक है। तो प्रश्न है, शीश महल है, चार ऑप्शन है। पहला, शीला देवी मंदिर के पास, आमेर के दुर्ग में, हवा महल के पास या रामनिवास बाग में। तो शीश महल कहाँ है? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, आमेर के दुर्ग में और शीला देवी मंदिर के पास। ठीक है। तो आप दोनों ही ऑप्शन पर ये वाला चिन्ह बना सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, पत्र जयपुर से लिखा गया था, यात्रा के बाद लिखा गया था, पिता को लिखा गया था या अमर ने लिखा था। तो इसके भी आपके तीन ऑप्शन सही हैं कि पत्र जो है जयपुर से लिखा गया था, यात्रा के बाद लिखा गया था, नहीं, यात्रा के दौरान लिखा गया था, पिता को लिखा गया था, अमर ने लिखा था। तो तीनों ही ऑप्शन आपके जो हैं वो इस प्रश्न के भी सही हैं। ठीक है। तीनों पर आप स्माइली का चिन्ह बना सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सैर या भ्रमण नहीं कहा जाएगा? तो ऑप्शन है, ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना, बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना, पढ़ाई के लिए शिलांग जाना, भारत दर्शन पर जाना यानी भारत की सैर करना, भारत को देखना। अब देखिए, ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना,
आप ताजमहल देखने के लिए स्पेशल आगरा जा रहे हैं, यानी कि घूमने जा रहे हैं वहाँ पर, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना, आप बीमार हैं और अपने इलाज के लिए नगर जा रहे हैं, किसी और नगर में जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, पढ़ाई के लिए शिलांग जाना। अब पढ़ाई के लिए आप शिलांग जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। और अगला देखिए, भारत दर्शन पर जाना, तो ये घूमना फिरना है कि आप पूरे भारत को देखने के लिए जा रहे हैं, वर्ल्ड घूम रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अपनी बात। अमर के पत्र का एक अंश नीचे दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार लिखिए। तो पढ़ते हैं इस अंश को। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। तो यात्रा में ऐसा क्या क्या हुआ होगा कि अमर ने अपने पत्र में लिखा कि परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। तो इस अंश को पढ़कर ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अमर ने अपने पत्र में ऐसा क्यों लिखा कि परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए? क्योंकि वह रात को सुरक्षित पहुंच गए होंगे और कोई परेशानी नहीं हुई होगी, कि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत जयपुर पहुंचने में नहीं हुई होगी, इसीलिए उसने ऐसा लिखा कि परसों रात हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। फिर अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। तो ऐसा क्यों लिखा उसने पत्र में? क्योंकि रास्ता आरामदायक था, सुखद था, ठीक है, सुख देने वाला, और सभी साथी मिलजुल कर रहे होंगे, इसीलिए उसने ऐसा कहा कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। फिर अगला प्रश्न देखिए, अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। तो अध्यापकों ने सबका ध्यान रखा होगा, समय पर उन्हें खाना पानी दिया होगा, इसीलिए अमर ने पत्र में लिखा कि अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। फिर अगला प्रश्न, यहाँ मौसम अच्छा है। तो वहाँ का मौसम जो है ठंडा और सुहावना रहा होगा, इसीलिए अमर ने पत्र में लिखा कि मौसम जो है अच्छा है। अब अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा? तो अमर ने जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, राम निवास बाग का कला संग्रहालय, आमेर दुर्ग, शीश महल और शीला देवी मंदिर देखा। अगला प्रश्न, उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया? कि उसने कला संग्रहालय जो है उसे दर्शनीय यानी कि देखने योग्य क्यों बताया, कि कला संग्रहालय जो है वो बहुत ही देखने योग्य चीज है? क्योंकि वहां राजा महाराजाओं के वस्त्र यानी उनके कपड़े, अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए हैं। फिर अगला प्रश्न, उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना क्यों कहा है? क्योंकि यह कई वर्षों पुराना है और इसका आकार बहुत विशाल है, यानी बहुत ही बड़ा है। अब अगला प्रश्न देखिए, अनुमान और कल्पना। निम्नलिखित के बारे में अनुमान लगाइए कि ये क्या और कैसे होंगे। तो यहाँ पर हमें 4 जगह के नाम दिए गए हैं, जंतर मंतर, शीश महल, राम निवास बाग और हवा महल। तो हमें इनके बारे में बताना है कि ये क्या हैं और कैसे होंगे। जंतर मंतर एक वेधशाला है जिसमें बड़े बड़े यंत्र होते हैं जो समय और खगोल की जानकारी देते हैं। राम निवास बाग एक बड़ा बाग है जहाँ पेड़ पौधे, पथ और संग्रहालय स्थित है। पथ का अर्थ है रास्ता, ठीक है। फिर है शीश महल, दीवारों और छत पर शीशे लगे हुए एक सुंदर महल है। अगला है हवा महल। हवा महल बहुत ही सुंदर और अनोखा महल है। यह महल गुलाबी और लाल बलुआ पत्थरों से बना है। अब अगला प्रश्न देखिए, अनुमान लगाकर बताइए कि उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है। तो उत्तर है, उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई सुंदर
और प्राकृतिक झीलें हैं जो इस शहर को खास बनाती हैं, जैसे पिछोला झील, फतेह सागर झील आदि। अगला प्रश्न है खान पान। अमर ने जयपुर में दाल बाटी चूरमा खाया। आइए इस व्यंजन के बारे में जानते हैं। दाल बाटी चूरमा एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है। ठीक है, राजस्थान का फेमस व्यंजन। इसमें 3 मुख्य व्यंजन होते हैं। दाल होती है, ठीक है, यह अरहर, मूंग, चने या मसूर की दाल से बनती है। कौन कौन सी दालों से? अरहर, मूंग, चने या मसूर की दाल। इसे कई मसालों के साथ पकाकर बनाया जाता है, जिससे इसका स्वाद जो है बढ़ जाता है। हरा धनिया इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये होगी दाल। अब पढ़ते हैं बाटी के बारे में। बाटी यह गेहूं के आटे से बनी गोल लोइयां होती हैं, जिन्हें उपले और लकड़ियों की आग में सेका जाता है। उपले क्या होते हैं? जो गाय के गोबर से बनाए जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इन्हें कंडे या गोसे भी कहते हैं। ठीक है, और लकड़ियों की आग में सेका जाता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिर तैयार गरम बाटियों को घी में डुबोया जाता है। उसके बाद इसे खाने के लिए परोसा जाता है। ये बाटियां बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम होती हैं। फिर है चूरमा। यह थोड़े मोटे आटे से बनता है। इसे बनाने के लिए पहले बाटी अथवा मोटी रोटी बनाई जाती है। फिर इसे मुसल की सहायता से ओखली में कूटा जाता है। मुसल यानी कि कूटने वाली चीज से। ठीक है, जैसे ओखली का जो डंडा होता है ना, उसे मुसल कहते हैं। ठीक है, जब यह बारीक हो जाता है, तब इसमें घी, सूखे मेवे, बूरा यानी कि गुड़ अथवा चीनी से मिलता जुलता पदार्थ मिला दिया जाता है। क्या क्या डाला जाता है? घी, सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू। आधुनिक समय में इसे बनाने की विधि में कुछ परिवर्तन आ गए हैं, लेकिन आजकल जो आधुनिक समय आ गया है उसमें जो है इसे दाल बाटी चूरमा को बनाने के लिए कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं। अब आपकी रुचि का व्यंजन आपको बताना है। अब आप अपने रुचिकर व्यंजनों में से किसी एक के विषय में बताइए जो आपके घर में विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। संक्षेप में बताइए कि यह कैसे तैयार किया जाता है और इसमें क्या-क्या सामग्री डाली जाती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको अपनी पसंद का व्यंजन जो है वो यहाँ पर लिखना है और आपको बताना है कि इसे कैसे बनाया जाता है और किन अवसरों पर आप इन्हें बनाते हैं और इसमें क्या-क्या सामग्री, क्या-क्या चीजें डाली जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका पसंदीदा व्यंजन खीर है, तो आप लिखेंगे यह दूध, चावल और चीनी से बनती है। इसे केसर और मेवे से सजाया जाता है। त्योहारों पर इसे विशेष रूप से बनाया जाता है। आइए इसे भी जानते हैं। उपला, जिसे गोईठा अथवा कंडा भी कहा जाता है, गाय या भैंस के गोबर से बना एक पारंपरिक ईंधन है। इसे गोबर को हाथ से आकार देकर और धूप में सुखाकर बनाया जाता है। अब जो बच्चे गांव से हैं, गांव में रहते हैं, जिनके घर में गाय भैंस पाली जाती है, तो उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। इन्हें भी जानिए, ये आपकी जानकारी के लिए हैं, इन्हें भी जरूर पढ़िए। डाक पेटी, पोस्ट बॉक्स। ठीक है, ये देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये है डाक पेटी या पोस्ट बॉक्स। डाक पेटी एक लाल रंग की पेटी होती है। इसका प्रयोग भेजी जाने वाली चिट्ठियों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। संग्रह यानी इकट्ठा करने के लिए। जब हमें किसी को चिट्ठी भेजनी होती है, तो हम उस पर सही पता लिखकर डाक पेटी में डाल देते हैं। फिर डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस वाले डाकिया भैया या बहना इस डाक पेटी से चिट्ठियां निकालकर डाकघर ले जाते हैं। डाकघर से चिट्ठियां पते पर लिखे नगरों के डाकघरों को भेजी जाती हैं। उसके पश्चात डाकिया भैया बहना उन्हें सही पते पर देने जाते हैं।
अब देखिए जो आप यहाँ पर जगह देख रहे हैं, यहाँ पर चिट्ठी डाली जाती है और यहाँ से फिर उन्हें निकाल के इकट्ठा करके डाकघर में ले जाया जाता है। अब पिन कोड के बारे में पढ़ेंगे। पिन कोड 6 अंकों की संख्या होती है। इसे किसी विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से डाक, चिट्ठी और पार्सल भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव या नगर में कोई चिट्ठी भेजनी हो, तो उस स्थान का पिन कोड डालकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि चिट्ठी सही पते पर पहुंचे। इसका पहला अंक राज्य को बताता है और दूसरा और तीसरा अंक जिले को बताता है। अंतिम 3 अंक डाकघर की पहचान बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आप जगह देख पा रहे हैं, यहाँ पर पिन भरा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जिसको हमें चिट्ठी भेजनी है, यहाँ पर उसका पता लिखा जाता है। आगे देखिए, चिट्ठी आई है। पत्र लिखना एक बहुत पुरानी और आनंददायक कला है। सोचिए कि मोबाइल फ़ोन, ईमेल या व्हाट्सएप आने से पहले लोग एक दूसरे से कैसे संवाद करते थे। कि जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, ईमेल नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, तो पहले लोग जो है एक दूसरे से कैसे बातचीत करते थे, संवाद यानी बातचीत। हाँ, वे पत्र लिखते थे। पत्र एक संदेश होता है जिसे कागज पर लिखा जाता है, यानी कि वो चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी क्या है? एक संदेश होता है जिसे कागज पर लिखा जाता है और डाक के द्वारा दूर रहने वाले मित्रों तथा सगे संबंधियों को भेजा जाता है। और पत्र कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर दिया गया है। प्रारंभ कैसे करते हैं? सबसे पहले आप ऊपर दाईं ओर दिनांक लिखें ताकि पत्र पाने वाले को पता चले कि कब लिखा गया। दिनांक यानी कि तिथि, डेट। फिर संबोधन। संबोधन में पूज्य या आदरणीय माँ या पिताजी या मेरे प्रिय मित्र, मतलब जिसे भी आप चिट्ठी या पत्र लिख रहे हैं। अगर माता को लिख रहे हैं तो आदरणीय माताजी, अगर पिता को लिख रहे हैं तो पूजनीय पिताजी। फिर अभिवादन या नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद आदि। फिर आपकी बात, यानी कि आप जो भी पत्र में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। फिर अंतिम पंक्ति में आप क्या लिखेंगे? बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। फिर समापन यानी कि अंत कैसे होगा चिट्ठी का? अंत में आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, कि आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी या आपका प्रिय मित्र। फिर अपना नाम लिख देंगे। पत्र लिखते समय आपको अपनी भावनाओं को कागज पर उतारने का अवसर मिलता है कि जो आप कहना चाहते हैं वो आप पत्र के माध्यम से लिख सकते हैं। जब दूसरा व्यक्ति इसे पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि आप उसके पास ही बैठे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। और हाँ, पत्र को लिफाफे में डालना ना भूलें कि पत्र को लिखकर उसे लिफाफे में डालें और लिफाफे पर एक डाक टिकट भी चिपकाएं और साफ अक्षरों में जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका पूरा पता पिन कोड सहित लिखें। ठीक है, जिसे भी आप पत्र भेजना चाहते हैं उसका पूरा एड्रेस लिखना है आपको और पिन कोड भी जरूर लिखना है। आजकल ऐसे पत्र कम लिखे जाते हैं, फिर भी वे बहुत विशेष होते हैं। तो क्या आप किसी को पत्र लिखने का सोच रहे हैं? इसे लिखें और देखें कि यह प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है या नहीं। अगला प्रश्न, अभिवादन। अमर ने अपने पिता को पत्र में सादर प्रणाम लिखा है। सोचिए वह क्या लिखता यदि वह अपने मित्र को पत्र लिखता। अगर अपने मित्र को पत्र लिखता तो क्या लिखता? वो प्रिय मित्र लिखता, है ना। अगर अपनी बहन को पत्र लिखता तो प्यारी बहन या प्रिय बहन। अगर अपनी माँ को पत्र लिखता, आदरणीय माताजी। और अगर अपने अध्यापक को पत्र लिखता तो क्या लिखता? आदरणीय गुरुजी। ठीक है, अगले प्रश्न में आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र में आसपास के भ्रमण स्थलों और प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में बताइए। आसपास के भ्रमण स्थल यानी कि जो भी घूमने की जगह है और वहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन क्या हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे आपने लिखा प्रिय मित्र राहुल,
आशा है तुम स्वस्थ होंगे। मैं आज तुम्हें हमारे नगर के भ्रमण स्थलों के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ एक सुंदर झील, एक ऐतिहासिक किला और एक संग्रहालय है। यहाँ का खास व्यंजन पूड़ी सब्जी और गोंद के लड्डू है, जो विशेषकर त्योहारों में बनते हैं। फिर मिलेंगे, तुम्हारा मित्र राज। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। अगला प्रश्न, भाषा की बात। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। अब आप भी उसी प्रकार नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ आपको दिए गए हैं उपसर्ग, यहाँ मूल शब्द, यहाँ नया शब्द और यहाँ फिर वाक्य प्रयोग। तो पहला तो उदाहरण आपको दिया ही है, जैसे उपसर्ग है वी और मूल शब्द है शेष। तो नया शब्द क्या बना, इन दोनों के मेल से बना विशेष। ठीक है, तो आज का दिन मेरे लिए विशेष है, ये वाक्य प्रयोग हो गया। अब अगला देखिए, भर क्या है उपसर्ग और पेट क्या है मूल शब्द। तो नया शब्द क्या बनेगा, भर पेट। तो आप वाक्य बनाएंगे इसका, मैंने आज भर पेट भोजन किया। ठीक है, अगला देखिए, अगले में आपको मूल शब्द दिया गया है और नया शब्द दिया गया है। तो अब आपको उपसर्ग बताना है कि उपसर्ग क्या लगेगा। तो उप उपसर्ग आएगा। ठीक है, उप हो गया उपसर्ग। अब वाक्य क्या बनेगा, मोबाइल का कम उपयोग करें। मोबाइल का कम उपयोग करें। अब अगले में देखिए, प्र उपसर्ग हमें दिया गया है। हमें मूल शब्द भी बनाना है, नया शब्द भी बनाना है और वाक्य भी बनाना है। तो प्र उपसर्ग हो गया। तो अगर हम इसमें कार मूल शब्द जोड़ दें तो बन जाएगा प्रकार। और इसका वाक्य क्या बनेगा, फूल कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, अनु उपसर्ग दिया गया है, शासन मूल शब्द। तो नया शब्द क्या बनेगा, अनुशासन, दोनों को जोड़ने से। और वाक्य क्या बनेगा, अनुशासन से जीवन सफल होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। अब आपको इसी तरह से इन्हें आगे बढ़ाना है। हमने झूम झूम कर नृत्य किया। हमने कूद कूद कर शोर मचाया। हमने उछल उछल कर खुशी मनाई। हमने भाग भाग कर बस पकड़ी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हमें समय दिया गया है और यहाँ पर हमें वाक्य बनाना है। तो देखिए, जो कार्य बीते समय में पूरे हो गए हों, तो हमें ऐसे वाक्य लिखने हैं जिनसे पता चले कि ये कार्य जो है बीते समय में हो चुके हैं। ठीक है, तो उदाहरण दिया गया है, हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी। थी से पता लग रहा है कि ये बीते हुए समय की बात हो रही है। तो आप था, थे, थी, इन शब्दों से पता लगा सकते हैं कि ये बीते समय के वाक्य हैं। अब दो उदाहरण हमें खुद से बनाने हैं। हमने आमेर का दुर्ग देखा था। हमने जलपान किया था। अब अगला देखिए,
जो कार्य अभी हो रहे हैं यानी वर्तमान समय की बात हो रही है, ठीक है। मैं गीत गा रही या रहा हूँ, तो हमें ऐसे ही वाक्य बनाने हैं। रहा हूँ, रहे हैं, रही हूँ, ठीक है। मैं खाना खा रही हूँ। मैं किताब पढ़ रही हूँ। अब अगला देखिए, जो कार्य आगे आने वाले समय में होंगे यानी भविष्य काल के वाक्य हमें यहाँ पर बनाने हैं। हम सपरिवार कल घूमने जाएंगे, तो इनका पता लगा सकते हैं गा, गे, गी से कि कल हम घूमने जाएंगे, कल हमारी छुट्टी होगी, ठीक है। मैं कल दिल्ली जाऊंगी। कल हम उदयपुर जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इन वाक्यों के अलावा और भी वाक्य बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, पत्र में आए शब्दों को वर्ग पहेली से खोजकर लिखिए। तो इस पत्र में जो भी शब्द आए हैं उन्हें हमें इस वर्ग पहेली में से खोजकर लिखना है। तो यहाँ पर पहला उदाहरण एक हमें दिया गया है, उदयपुर, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिखा गया है, बाकी के हमें खुद ढूंढने हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं, ये देखिए यहाँ दिया गया है, जंतर मंतर, है ना। जंतर मंतर, ठीक है। और जय सिंह, यहाँ लिख दीजिए जय सिंह। हवा महल, हवा महल। और ये देखिए बाटी, हमने पढ़ा था ना दाल बाटी चूरमा के बारे में। अब ये देखिए यहाँ पर भी दाल दिया गया है, दाल। और राजा, राजा लिख लेंगे। और कौन से शब्द हैं, ये देखिए चूरमा, आमेर, आमेर। और कला, कला। और देखिए ये देखिए जयपुर। अब और तो कोई शब्द यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो आप जैसे हमने दाल बाटी चूरमा को अलग अलग लिखा है, तो आप जंतर और मंतर इन्हें भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। कि जंतर हो गया एक और मंतर हो गया दूसरा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पत्र में संग्रहालय शब्द आया है, ऐसे और भी शब्द पता कीजिए जैसे विद्यालय, उन्हें समझिए और अपनी लेखन पुस्तिका में उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ऐसे ही और भी शब्द हैं, जैसे विद्यालय के अलावा क्या हो गया, चिकित्सालय हो गया, ठीक है। और पुस्तकालय, बाल गृह, वेदशाला, वृद्धाश्रम, विज्ञान केंद्र हो गया। और प्रेक्षागृह, ठीक है। या इनके अलावा आप डाकघर, कार्यालय, धर्मशाला वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। डाकघर हो गया, कार्यालय हो गया, धर्मशाला हो गया। अब आपको इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे विद्यालय का बनेगा, मैं रोज सुबह विद्यालय जाता हूँ। चिकित्सालय का बना सकते हैं, बीमार होने पर हम चिकित्सालय जाते हैं। चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल। वेदशाला,
वैज्ञानिक वेधशाला में आकाश का अध्ययन करते हैं। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय में बहुत सी किताबें होती हैं। बाल गृह जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है, तो अनाथ बच्चे बाल गृह में रहते हैं। वृद्धाश्रम, वृद्ध लोग वृद्धाश्रम में आराम से रहते हैं। कार्यालय, मेरे पिताजी कार्यालय में काम करते हैं। धर्मशाला, यात्री धर्मशाला में ठहरते हैं। आगे देखिए वेधशाला। तो यहाँ पर बताया गया है कि वेधशाला किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ ग्रहों, तारों और नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं, उसे वेधशाला कहते हैं। इन यंत्रों की सहायता से ग्रहों की गति, स्थिति का निरंतर अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी की जाती है उनके बारे में। फिर यहाँ पर संग्रहालय के बारे में भी बताया गया है कि संग्रहालय किसे कहते हैं? संग्रहालय एक ऐसा सार्वजनिक भवन है जहाँ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। संग्रहालयों में कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं, जिनमें से कुछ अद्वितीय होती हैं। अब पता लगाइए जंतर मंतर क्या है? भारत में यह जयपुर के अतिरिक्त और कहाँ-कहाँ स्थित है? तो उत्तर है यह एक खगोलीय वेधशाला है। भारत में यह जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में स्थित है। फिर अगला प्रश्न, आपके राज्य में कौन-कौन से दर्शनीय स्थल हैं? उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में अपने राज्य के दर्शनीय स्थलों यानी देखने योग्य जो भी स्थल हैं उनके बारे में लिखना है। तो हमारे यहाँ लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर और राष्ट्रपति भवन प्रमुख हैं। इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, राजघाट और चांदनी चौक भी देखने योग्य स्थान हैं। कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली के दर्शनीय स्थलों के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, कुछ कीजिए। अपने शिक्षक या किसी बड़े सदस्य के साथ डाकघर जाइए, वहाँ क्या क्या काम किए जाते हैं इसकी जानकारी एकत्रित कीजिए। तो उत्तर है डाकघर में टिकट खरीदना, पत्र भेजना, मनी ऑर्डर, पासबुक अपडेट आदि कार्य होते हैं। दूसरा प्रश्न, सभी विद्यार्थी 4-4 के समूह में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के चित्रों का संग्रह कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। कि आपको भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के चित्र इकट्ठे करने हैं और उन्हें अपनी कक्षा में प्रदर्शित करना है, दिखाना है। इसमें आप समूह में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया आदि के चित्रों को कक्षा में प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे देखिए पत्र की यात्रा। प्राचीन काल में संदेश या पत्र भेजने के लिए व्यक्ति विशेष होते थे। कि पहले क्या होता था? प्राचीन समय में संदेश या पत्र या चिट्ठी भेजने के लिए व्यक्तियों को रखा जाता था, जिन्हें दूत कहा जाता था। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, कम दूरी के लिए दूत पैदल ही जाकर पत्र पहुंचा देते थे। अगर हमें थोड़ी दूरी पर ही पत्र पहुंचाना है, चिट्ठी पहुंचानी है, तो दूत जो है पैदल जाकर ही पत्र या चिट्ठी पहुंचा देते थे। फिर लंबी दूरी के लिए पक्षियों, विशेषकर कबूतरों द्वारा पत्र भेजे जाते थे। कि अगर दूरी जो है ज्यादा है तो वहां पर पक्षियों, विशेषकर कबूतरों द्वारा पत्र भेजे जाते थे, जैसे आपने कई नाटकों या फिल्मों में भी देखा होगा। अति आवश्यक पत्राचार के लिए बारी बारी से दौड़कर दूतों द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। एक दूत पत्र लेकर कुछ निश्चित दूरी तक दौड़ता था, उसके बाद दूसरे संदेशवाहक को पत्र पकड़ा देता था। कि जो बहुत ही जरूरी पत्र होते थे उन्हें दूत जो है बारी बारी से दौड़कर पहुंचाते थे। जैसे एक दूत गया, उसने आगे जाकर दूसरे दूत जो वहां पर खड़ा था उसे पकड़ा दिया, फिर आगे वो पहुंचाएगा पत्र को। और लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने के लिए अश्वदूत अर्थात घुड़सवारों द्वारा भी पत्र भेजे जाते थे। और अगर
दूरी जो ज़्यादा है, तब घोड़े पर सवार होकर भी पत्र को भेजा जाता था। भारत में डाक विभाग की स्थापना सन 1854 में हुई। इसके बाद देश भर में डाकघर खोले गए। आज इस यात्रा में स्पीड पोस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं कि डाकघर के द्वारा हम जो है अपने जो पत्र हैं उन्हें स्पीड पोस्ट की सहायता से जल्दी पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न, शब्दों का फुहारा। फुहारे में दी गई शब्द पहेली को निर्देशों की सहायता से हल कीजिए। तो यहाँ हमें पहेली दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों की सहायता से ही हमें उस पहेली को हल करना है। तो पहला निर्देश देखिए, राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, नंबर 1 पे लिखना है हमें, ठीक है। तो नंबर 1 में हवा महल, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध गुफा। तो दूसरे नंबर पे अजंता, अजंता की गुफा, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमें लिखना है हैदराबाद में एक प्रसिद्ध मीनार। तो हैदराबाद की प्रसिद्ध मीनार क्या है, चार मीनार। अगला देखिए, नंबर 4 पे कोलकाता का एक प्रसिद्ध पुल। तो कोलकाता का प्रसिद्ध पुल कौन सा है, हावड़ा ब्रिज, ठीक है। नंबर 5 में हमें दिल्ली का एक प्रसिद्ध किला लिखना है। तो कौन सा है, लाल किला। नंबर 6 में हमें लिखना है आगरा का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। तो आगरा का पर्यटन स्थल ताज महल, ठीक है। इस तरह से आपको इस पहेली को हल करना है। तो ये थे पार्ट 6 जयपुर से पत्र के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।